हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम हिंदू लॉ के लास्ट लेक्चर में, ये लेक्चर है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एडॉप्शन के बारे में बात किया था। आज के लेक्चर कंप्लीटली डील करता है मेंटेनेंस को। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस इज बेसिकली अमाउंट जो आप अपनी वाइफ या फिर अपने बच्चे या फिर अपने एज पेरेंट्स को देते हैं उनकी लाइफ जीने के लिए। एक वो बेसिक अमाउंट होता है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है हर इंसान के ऊपर कि उसको अपने डिपेंडेंट्स को मेंटेन करके रखना होता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3B में दी हुई है। सेक्शन 3B जो है वो मेंटेनेंस को डिफाइन करते हुए ये बोलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें मेंटेन होनी चाहिए, जैसे कि उनके मेडिकल एक्सपेंसेस, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। ये सारे एक्सपेंसेस जो है पर्सन नीड्स टू मेंटेन। इसके अलावा मेंटेनेंस किस किस को मिलता है? तो मेंटेनेंस बेसिकली 4 कैटेगरीज में लोगों को मिलता है। पहला है सेक्शन 18 जो डील करता है मेंटेनेंस टू वाइफ। सेक्शन 19 बात करता है मेंटेनेंस टू विडोड डॉटर इन लॉ। सेक्शन 20 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स। एंड लास्ट इज सेक्शन 22 जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। अब वाइफ को मेंटेनेंस कब मिलता है? आफ्टर अ डाइवोर्स, जब हस्बैंड और वाइफ अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो वाइफ को मेंटेनेंस मिलता है। अब वो मेंटेनेंस कितना मिलता है? वो मेंटेनेंस इक्वल अमाउंट रहता है ताकि वो अपनी लाइफ को जी सके उसी सेम स्टेटस के साथ जैसे वो शादी के टाइम पे जी रही थी। शादी टूटने के बाद उनके पास इकोनॉमिकली सेम रिलीफ होना चाहिए, उतना मेंटेनेंस वाइफ को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर वाइफ वर्किंग है, क्या तब भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर वाइफ वर्किंग है बट कहीं ना कहीं उनके एक्सपेंसेस वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो उस केस में हस्बैंड को उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर अमाउंट का। एक केस था अनीता ठुकराल वर्सेस श्री सतबीर सिंह ठुकराल। इस केस में ये हुआ था, वाइफ वर्किंग थी और वो अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर लेती थी, लेकिन वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो मेंटेनेंस का क्वेश्चन अराइज हुआ। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो उनका मेडिकल एक्सपेंसेस है उतना अमाउंट का मेंटेनेंस उनके हस्बैंड को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि हस्बैंड अपना डेबिट कार्ड वाइफ के नाम पे देंगे, लेकिन सिर्फ वाइफ उसमें से उतना अमाउंट ही यूज कर सकती है जितना कि उनके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए रिक्वायर्ड है। इससे ज्यादा अमाउंट का वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हर कंडीशन में अगर डाइवोर्स होता है तो क्या वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसी कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस भी हैं जहां पे वाइफ मेंटेनेंस को क्लेम नहीं कर सकती है। वो सर्कमस्टेंसेस से एडल्ट्री या फिर कन्वर्जन। अगर वो एडल्ट्री करती है तो वो मेंटेनेंस को क्लेम नहीं कर सकती है एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, या फिर अगर वो अपने रिलीजन को हिंदू रिलीजन से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट करती है तब भी वो मेंटेनेंस को क्लेम नहीं कर सकती है। ये बताया गया था इन द केस ऑफ अभयाला एम वर्सेस सुब्बा रेड्डी वर्सेस पदम्मा। इस केस में कोर्ट ने ये बोला था कि 2 कंडीशन है जब वाइफ मेंटेनेंस को क्लेम नहीं कर सकती। पहली एडल्ट्री और दूसरी व्हेन शी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ, जो कि दिया गया है सेक्शन 19 में। विडोड डॉटर इन लॉ यानी कि अगर आपकी फैमिली में कोई विडो है, डॉटर इन लॉ बेसिकली अगर आपके सन की डेथ हो जाती है तो उनकी जो विडो वाइफ रहती है, अगर उनका रीमैरिज नहीं हुआ है तो फादर इन लॉ की ड्यूटी होती है कि वो अपनी विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेन करेंगे विथ ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन अ लाइफ। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट। चिल्ड्रन को मेंटेन कब तक करना होता है? चिल्ड्रन को तब तक मेंटेन करने की जरूरत है जब तक कि दे आर नॉट केपेबल इनफ टू अर्न एंड हैव अ लिविंग। जहां पे वो अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ जी सकते हैं, इकोनॉमिकली सस्टेन हो जाते हैं, वहां से पेरेंट्स की ड्यूटी बाउंड नहीं होती है उनको मेंटेन करने की। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ एज पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स एक एज में चले जाते हैं जहां पे अब वो काम वगैरह करके अपनी अर्निंग नहीं कर सकते, तो वहां पे ड्यूटी आ जाती है उनके बच्चों की कि वो उनको मेंटेनेंस दे, जो सेक्शन 20 में दिया गया है। लास्ट इज मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, जो बात करता है सेक्शन 22 में कि हमें कुछ डिपेंडेंट्स को भी मेंटेन करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज आता है वो होता है कि डिपेंडेंट है कौन?
तो इसकी डेफिनेशन भी सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट में दी हुई है। डिपेंडेंट वो पर्सन होता है जो आप पे इकोनॉमिकली डिपेंड है, जिनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अलावा उनको इस दुनिया में कोई नहीं है जो उनकी देख रेख कर रहा है। तो इस केस में आपको उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट कौन हो सकते हैं? दोनों ही हस्बैंड या वाइफ के फादर, मदर, अनमैरिड विडोड सन और अनमैरिड डॉटर, सन और अनमैरिड डॉटर ऑफ प्रीडिसेस्ड सन। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो डिपेंडेंट की लिस्ट में आते हैं और इन लोगों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा इफ दे आर नॉट केपेबल इनफ टू अर्न अ लिविंग फॉर देमसेल्व्स। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस के 3 बेसिक टाइप्स है। वो 3 टाइप्स है, एक है इंटरिम मेंटेनेंस, सेकंड इज पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस एंड लास्ट इज एलिमनी। तो एंट्री मेंटेनेंस क्या होता है? एंट्री मेंटेनेंस मींस कि आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बीच में ही कुछ टेम्पररी, बेसिकली जो एंट्री मेंटेनेंस और पेंडेलाइट मेंटेनेंस है, ये दोनों टेम्पररी फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस है। आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के साथ ही आपको थोड़ा बहुत अमाउंट मिलने लगता है, वो होता है एंट्री मेंटेनेंस, क्योंकि आपके पास लिटिगेशन वगैरह की भी फीस नहीं होती है। तो इस केस में कोर्ट एंट्री मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है जब तक कि वो डिक्री ना दे दे। नेक्स्ट इज पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, जब तक पेंडिंग चल रहा है, वो सूट जब तक पेंडिंग है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इट्स स्टिल पेंडिंग, तो आपको उसी टाइम से मेंटेनेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव अमाउंट फॉर लिटिगेशन एज वेल एज कि आप अपने आप को मेंटेन कर सके। उस टाइम पे आपके पास कुछ भी नहीं होता है, कोर्ट डिपेंडेंट को बोलती है कि वो उनको आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लास्ट इज एलिमनी। एलिमनी ये होता है कि लास्ट में डिक्री अनाउंस हो जाती है, डिक्री अनाउंस होने के बाद एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, वो अमाउंट को दे दिया जाता है, वो एक बार में। अब ये एलिमनी जो होती है वो 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो आप एक बार में दे सकते हैं या फिर आप मंथली बेसिस में भी पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कैसे डिसाइड होता है, ये सेक्शन 23 में दिया हुआ है। इसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। बेसिकली अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कि पर्सन की लिविंग कैसी है, पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, जिसको मेंटेनेंस चाहिए, जो मेंटेनेंस को क्लेम कर रहा है, यानी कि जो क्लेमेंट है, उनका स्टेटस कैसा है, उनके बेसिस में उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है। हस्बैंड और वाइफ के केस में ये हो जाता है कि हस्बैंड जितना भी अर्न कर रहा है उसने जिस लेवल में अपनी वाइफ को मेंटेन करके रखा है शादी तक, शादी टूटने के बाद भी उनको सेम अमाउंट उनको पे करना पड़ता है, ताकि वो उनका स्टेटस कम ना हो, सेम स्टेटस से वो सोसाइटी में रह सके। नेक्स्ट इज सेक्शन 24 जो बात करता है क्लेमेंट मस्ट बी हिंदू, यानी कि अगर आप किसी से मेंटेनेंस का क्लेम करते हैं, चाहे आप वाइफ है या फिर चिल्ड्रन है, विडोड डॉटर इन लॉ है, ओल्ड एज पेरेंट्स है या फिर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो ये है कि आपको हिंदू होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर आप किसी और रिलीजन के डिपेंडेंट होते हैं तो आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं सेक्शन 26 यानी कि डेथ्स ऑफ द डिसीज। अगर आप डिपेंडेंट है और आप किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट थे अभी तक फॉर योर मेंटेनेंस और अचानक से इंसान की डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली आप उनकी सेविंग्स, उनके बचे हुए अमाउंट पे ही डिपेंडेंट रहेंगे फॉर मेंटेनिंग योरसेल्फ। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि जो डिसीज पर्सन है, आपको चेक करना पड़ेगा कि उनके ऊपर कोई डेट्स थे, यानी कि उनके ऊपर कोई कर्जा था। अगर उनके ऊपर कर्जा था तो पहले आपको उनके बचे हुए अमाउंट से कर्जा उनको चुकाना पड़ेगा। उनके कर्जे सब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसी अमाउंट को आप यूज कर सकते हैं एज ए मेंटेनेंस फॉर योरसेल्फ। इसके लिए केस था कृपाल सिंह वर्सेस बलवंत सिंह, जिसमें कोर्ट ने ये बोला था कि डिसीज का जो अमाउंट है, जो डेट्स है, जो कर्ज है, उसको चुकाना इज ए मॉरल ड्यूटी। और हमारे हिंदू माइथोलॉजिकल्स में इसको एक इमोरल चीज भी माना गया है। अगर ऐसा माना जाता है कि अगर उनकी जो चीजें थी वो नहीं, उनका कर्जे पूरे नहीं हुए इन स्पाइट ऑफ हैविंग द अमाउंट वगैरह, तो द सोल वोंट एवर रेस्ट इन पीस। तो इन सारे बेसिस में भी कोर्ट ने बोला था कि ये एक इमोरलिटी हो जाता है कि आप उनके प्रॉपर्टीज को, उनके पैसों को अपने मेंटेनेंस के लिए यूज कर रहे हैं विदाउट पेइंग देयर डेट्स फर्स्ट, तो इसलिए इसको पे करना जरूरी है। तो डेट्स को पे नहीं करना इज ए इमोरलिटी, इसलिए इसको सबसे पहले पे करना जरूरी है, उसके बाद आप अपना मेंटेनेंस का अमाउंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 26 मेंटेनेंस ऑन चार्ज। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई पर्सन मेंटेनेंस मांग सकता है उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो पर्सन के ऊपर है, उसके लिए आपको अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट वो पर्सन आपको दे देगा, और वो पर्सन के ऊपर है। अगर वो मेंटेनेंस के नाम पे आपको प्रॉपर्टी देना चाहे तो वो दे सकता है बाय विल और बाय एग्रीमेंट और समथिंग लाइक दैट, बट
आप अपनी तरफ से क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे मेंटेनेंस के नाम पे उसकी ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 28 जो कि बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब मेंटेनेंस के नाम पे कभी कभी ये हो जाता है कि कोई पर्सन के पास उस टाइम इन कैश अमाउंट वगैरह नहीं होता है तो वो प्रॉपर्टीज वगैरह ट्रांसफर कर देता है, तो उसके लिए आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बेसिस पे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो ट्रांसफर ही होता है उसके पास पूरा राइट हो जाता है प्रॉपर्टी का और वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली उनकी हो जाती है। तो ये था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसमें हमने बात किया सबसे पहले डेफिनेशन, मेंटेनेंस किस किस को मिल सकता है, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, फिर हमने देखा कि डिपेंडेंट कौन होता है, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके बाद हमने देखा कि मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है, फिर कुछ 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि डेप्थ ऑफ द डिसीज, मेंटेनेंस एंड चार्ज एंड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी in the maintenance. Hope you like the lecture. Do like, subscribe and share the Legal Saga.